मैंने सुना है कि तुम लोग सुबह इकोनॉमिक्स लेक्चर देखने के बजाय कुछ लोग नीचे पोहे खाते हैं। कौन है वो? और ये जो लोग अलग से अटेंडेंस लगवाते हैं, एक चमाट पड़ेगा खींच के। अगर तुम सुबह लेक्चर में नहीं आए तो अटेंडेंस क्यों लगवाने आते हो नीचे? बताओ। कौन कौन 5 बजे चला जाता है यहाँ से? अरे किसकी 5 बजे तक ही क्लास होती है? ये बाकी पीछे वाले गए? तुम लोग 5 बजे जाते हो तो सुबह क्यों नहीं आ सकते? बहुत सारे बच्चे नहीं आते हैं, और मैंने सुना है रोज कुछ बच्चे नीचे जाके अलग से अटेंडेंस लगवा के आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं। और मैंने तो सुना है कुछ बच्चे कोई छींक देता है उसमें भी हंस देते हैं। क्यों? देखो, तुमको इकोनॉमिक्स में बैठना है तो बैठो, नहीं तो मेरे को बोलो, मैं 1-2 महीने के लिए क्लास को डिसकंटिन्यू कर दूंगी। क्योंकि मेरा 90% कोर्स कंप्लीट है, फाउंडेशन का भी, 11th का भी, 12th का भी। अरे हर्ष से इतने बकवास बच्चे हैं यार, मैं क्या बताऊं। बताओ। सुबह। अरे इनके पेरेंट्स से मीटिंग करनी पड़ेगी। मैं कॉपी कंप्लीट करने के लिए मैंने 15 दिन से बोल के रखा है, किसी का एक चैप्टर नहीं है, किसी का दूसरा चैप्टर नहीं है, आओ रबीस। क्यों? आपको बोला था पापा की साइन करवा के आना, आपने खुद की साइन कर ली। और आपको बोलते हैं पापा का नंबर दो तो आप दोस्त का नंबर देते हो। ये दोस्त का नंबर दे देता है पापा की जगह। और सुबह इकोनॉमिक्स में क्यों नहीं आते हो आप? कंप्यूटर क्लास तो उस टाइम पे तुम क्यों नहीं आ पाते? तुम कंप्यूटर क्लास का टाइम नहीं चेंज करवा सकते? कंप्यूटर क्लास कहाँ पे जाते हो आप? अन्नपूर्णा क्लास का नाम क्या है? सम्यक कंप्यूटर क्लासेस। ये तो भंवर कुआ पे है, जितना सुना है। 5 ब्रांचेस हैं, ठीक है, तुम्हारे पापा से बात करेंगे। देखो, कुछ बच्चों को नहीं तो क्लास से डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं पागल नहीं हूँ। अरे हर सर, मैं 3:30 बजे तक रात को कंपनी का काम करूं, 4 बजे सोऊं, इनकी क्लास लेने सुबह 9:30 आती हूँ, ये लोग 5 बजे घर जाते बोलते हम नहीं आ सकते 9:30 बजे। या तो मेरे को बता दो, तो मैं 2 महीने के लिए इकोनॉमिक्स नहीं लूं, मेरे को कोई शौक नहीं है, मेरे को बहुत काम है। समझ में आया? जब मैंने आपको बोला था कि इकोनॉमिक्स ऑलरेडी हो गया है तो 1-2 महीना ब्रेक ले लो, अगर चाहिए तो, तुमको ज्यादा टाइम लग रहा है, कलेक्टर हो तुम लोग, तो तुम लोगों ने बोला नहीं हम भूल जाएंगे, हमको रिवीजन करवाओ। तो अब उसके बाद जो मैं ले रही हूँ सुबह 9:30 बजे आके, 4 बजे कोई सो रहा है, 9:30 बजे आ रहा है, तुम तब भी नहीं आ रहे हो क्लास में, और नीचे पोहे खा रहे हो। 9:30 बजे क्लास है, 9:35 में आने में आप बोल दोगे हम 9:35 पे आए। अरे तो भाई आ तो सही। और 9:35 पे तो आप सुनील सर की क्लास में क्यों नहीं थे? अब कल से अगर इकोनॉमिक्स में बच्चे आए तो क्लास कंटिन्यू होगी, नहीं तो सीधा मैं जनवरी से पढ़वाऊंगी। समझ में आया? और वैसे भी हमारा इकोनॉमिक्स का कोर्स हो गया, फिर मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगी। समझ में आया? अरे बहुत, मैं इतना प्यार से आपका देखो किस तरीके, थोड़ी सी शर्म बाकी है बेटा, थोड़ी सी इज्जत रख लो मतलब। तो सच में ऐसा लग रहा है, मैं 1 घंटा मेरा काम करती, मैं इतना पैसा। बकवास है यार, 4 बजे सो के इनको 9:30 बजे आओ, और इनके बहाने नहीं, हमारे नींद नहीं। बेटा अगर हमसे कुछ देने में डिले हो जाए नोट्स वगैरह तो बोलेंगे तो। जब मैंने नोट्स नहीं दिए थे ना, तो हर बच्चा, मैडम नोट्स नहीं आए, नोट्स नहीं आए। अब दे दिए तो किसी की पूरी कॉपी कंप्लीट नहीं है। बहुत अच्छी इज्जत रखी है आपने, खुद के लिए तालियां बजा लो एक बार। बढ़िया है। तुमको कितना समझाया, तुमको इतना सा समझ में आना चाहिए कि तुमको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना बेटा, वो फ्री नहीं है। हम कोई वो मतलब किसी में किसी टीचर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, स्कूल टीचर जो होते हैं
उनका काम होता है, उनकी वो जॉब होती है कि उनको कोर्स कंप्लीट कराना है। हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास दूसरे भी बहुत ज्यादा काम है। सीए बनना मजाक का काम नहीं होता है। अब वो मैडम इतना इतना बोल करके गई, आप वो मैडम मैडम का आपको ये मालूम है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? उनका मतलब आप तो पहुंच ही नहीं सकते यहाँ तक, इस तरीके से तो कभी नहीं पहुंच सकते। वो मैम जो है वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को हैंडल कर रही हैं, उनकी खुद की प्रैक्टिस भी है। वो आपको जो नॉलेज दे रहे हैं, अब ये मत बोलना हमने पैसे दिए हैं, पैसे तो आपने 11वीं 12वीं पढ़ने के लिए दिए हैं। आपको इतना प्रोफेशनल नॉलेज दे रहे हैं। इवन मैं खुद की भी बात बताऊं तो मैं भी अपना पूरा 100% दे करके ही पढ़ा रहा हूँ। आपको सारे सीएस क्वालिफाइड लोग पढ़ा रहे हैं, और वो मैम इतना दुखी होकर के गई आपके सामने, और वो उन्होंने बोलना खत्म किया और आपने वापस से बातचीत करना शुरू कर ली पास मतलब आपस में। तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैंने तो बोलना छोड़ ही दिया था। इसीलिए थोड़ी सी शर्म कर लो। मतलब ये बहुत शर्म का मतलब मोमेंट है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों को तो डेफिनेटली सीए बनना ही नहीं है, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ। इस क्लास में अगर 50 बच्चे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें से शायद 5 या 6 बच्चे सीए बनने वाले हैं। बाकी लोग सीए नहीं बनने वाले। मतलब 50 में से 45 बच्चे सीए नहीं बनेंगे, वो कुछ और करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे तो शादियां कर लेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं, लड़कियां शादियां कर लेंगी, मानना है बुरा मानो, ये है सच्चाई है। और जितने लोग नहीं कर पाएंगे ना, वो कम में सेटल हो जाएंगे। कोई छोटे मोटे कॉलेज से एमबीए कर लेगा, कोई पापा की दुकान पे बैठ जाएगा। तो वो डिसीजन आज ले लो, मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ। भाषण देने का शौक नहीं, वो तो मैम आई तो मैंने इतना बोला। अगर मैम नहीं आती तो मैं कुछ नहीं बोलता, आके पढ़ाने लग जाता। क्योंकि आपने देखा होगा मुझे मतलब भी खत्म हो गया है, वो मैम को ही मतलब खत्म हो गया है। क्योंकि जो हमारी देखो हम क्या है, हम सेमिनार्स लेने जाते हैं भाई। वो मैम जो है वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देती है। और इवन वो नहीं, मतलब हम लोग भी, जैसे मैं अगर अभी फाइनल के बच्चों को कुछ समझा रहा हूँ तो बच्चे वैल्यू करते हैं कि भैया बस आ जाओ, आधा घंटा बोल लो हमारे लिए। तो वो नोट्स बनाते हैं हमारी बातों को सुन सुन के। तो हमने उतनी इज्जत कमाई है जिंदगी में। खुद की तारीफ कभी कभी तो करना बनती है ना। हमने मेहनत करी तो हमारे लेक्चर की वैल्यू है। मयंक सर के लेक्चर की वैल्यू है, हर्षित सर, जितने भी टीचर है, मतलब अपने अभिषेक सर, सारे अपनी, सुनील सर अपनी अपनी फील्ड में कुछ करके बैठे हुए तो आए हैं आपको पढ़ाने के लिए। आपसे 10-10 साल 12-12 साल उम्र बड़े हैं, कुछ करा हुआ है जीवन में अचीव, इसीलिए उस कोर्स का नाम आरंभ रखा हुआ है। हमको इधर उधर ऐसे थोड़ी है कि बस कैसे भी पढ़ाने आ गए, बस पढ़ के पढ़ाने आ गए। आपको नॉलेज इसीलिए दे रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप आरंभ का जो हमारा जो एक विजन था वो कुछ इस तरीके से था। अगर आपको अभी भी समझ में आता हो, वैसे तो कोई मतलब है नहीं समझाने का, लेकिन फिर भी समझ लो। आरंभ में आपको 11th 12th के साथ सीए की पढ़ाई कराई जा रही है, वो तो आपको पता है। तो सीए की पढ़ाई कराई जा रही है, मतलब आपको हम ऐसे प्रिपेयर करवाना चाहते हैं। हम आपको ऐसे प्रिपेयर करवाना चाहते हैं कि जब आप फाउंडेशन एग्जाम दोगे, जब आप फाउंडेशन पास करके इंटर में जाओगे, तो आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट लगे। कंफर्ट कैसे लगेगा? क्योंकि आप उतनी ही मेहनत करके आ चुके हो ऑलरेडी 11वीं 12वीं में, आरंभ में। 11वीं 12वीं में बिजनेस स्टडी पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई जो आपके सीए में काम आएगी। आपको जो केस बेस्ड आंसर लिखने की जो टेक्निक बता रहा हूँ, वो आपको इंटर में ऑडिट में काम आने वाली है, एसएम में काम आने वाली है, लॉ में काम आने वाली, फाउंडेशन के लॉ में काम आने वाली। हम पागल है क्या? बिजनेस स्टडीज तो यूं ही पास हो जाओगे। बिजनेस स्टडीज पढ़ने की कोई जरूरत थोड़ी है। बिजनेस स्टडीज तो ऐसे ही पास हो जाओगे ना, आपके स्कूल में पढ़ा देंगे, वहां से पास हो जाओगे आप। लेकिन क्यों पढ़ा रहे हैं यार, मतलब इसीलिए एक आखिरी बार कोशिश है, वैसे नहीं मानोगे मेरे को पता है। सिंसियर हो जाओ। सिंसियर होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मुंह बना करके बैठना है, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। जब आपका लेक्चर चलता है ना, तो लेक्चर के प्रति सिंसियर हो जाओ। जैसे आप देखो, आपकी इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल लेते हैं। वो जब ग्राउंड पे होते हैं, जब तो सीरियस ही होते हैं ना, यूं ऑफ द ग्राउंड हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन जब खेल रहे होते हैं, जब तो सीरियस होते हैं ना। कैच पकड़ते टाइम हंसी मजाक करते देखा है क्या किसी को? तो तभी तो कुछ होगा जीवन में। जब पढ़ाई कर रहे हो तब तो सीरियस हो जाओ, जब लेक्चर चल रहा है सब सीरियस हो जाओ। मैं खुद हंसी मजाक करता हूँ क्लास में, और जब मैं जा रहा हूं तो करो ना हंसी मजाक। लेक्चर खत्म हो गया, बीच में ब्रेक है, तो आपने हंसी मजाक किया। लेक्चर खत्म हो जाने के बाद आप कहीं घूमने चले गए, अरे वो बात अलग है, गार्डन में घूम लिए लंच में, उतना तो करो। लेकिन जब पढ़ रहे हो, जब पढ़ाई तो कर लो कम से कम। अब मैडम बोल के चली गई, अभी मैंने भी सुनाया था, हर्षित सर ने भी सुनाया मेरे को,
ऐसा पता पड़ा है। मैथ्स वाले सर तो बिल्कुल ही परेशान है तुमसे, सुनील सर भी परेशान है, तो कोई भी टीचर खुश नहीं है तुमसे तो। ठीक है, देख लो, कोई बात नहीं। बाकी ये बाद में याद रखोगे, 11th में हो, अभी आप छोटे हो, अभी आप कर लो, बहुत आगे जाओगे जिंदगी में। क्योंकि अगर अभी से आपने सीए फटाफट फटाफट क्रैक कर लिया और आप 21 साल की उम्र में सीए बन गए, तो आप सोचो ना, 21 से 25 साल की उम्र तक 4 साल में आप क्या क्या नहीं कर पाओगे। ये सब कर लोगे, पार्टियां करना, अपने शौक पूरे करना, सब कुछ करना, इधर उधर पूरे इंडिया में घूमना, जॉब लगेगी, सब कुछ कर लोगे, उसके बाद कर लेना एंजॉय। लेकिन इस 21 साल की उम्र तक मेहनत तो कर लो कम से कम सीए में। जो मुझे करने में ज्यादा साल लगे थे, तो मैं वो साल की इंपॉर्टेंस समझ पाता हूँ कि मैं 25 साल की उम्र में सीए बना। वही सोचो मैं 20-21 में बन जाता, मेरे पास 3-4 साल एक्स्ट्रा होते, वो जो एक्स्ट्रा साल है वो मेरे अटेम्प्ट वगैरह में चले गए। अब वो जिंदगी से वापस थोड़ी ला पाऊंगा मैं। आप अभी 16 साल के हो, 15 साल के हो, तो आपकी तो जिंदगी शुरू ही नहीं हुई है, देखा जाए तो आप तो माइनर हो अभी। आप सोचो अभी से अगर सिंसियर हो गए, तो आपकी कहीं और ही पहुंच जाओगे ना आप, आपको इंस्पिरेशन देखा जाएगा, आपके परिवार में आपकी मिसाल दी जाएगी कि वो दीदी भैया को देख कितनी कम उम्र में क्या क्या कर लिया। तो इसके लिए ये इतना माँ बाप पैसा फूक रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सिंसियर हो जाओ कृपया करके। ऐसे टीचर्स को आके आपकी बेइज्जती मत करने दो, कितना बुरा लगता है। अभी कोई कमाल की बात थोड़ी है कि घर जाके आप बताओ मैडम ने हमको ऐसा बोला, सर ने हमको ऐसा बोला। ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इवन आपकी तारीफ होनी चाहिए। बहरहाल, पढ़ाना तो पड़ेगा। ये वाला टॉपिक निकालो, काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऊपर का मैंने सब पढ़ा दिया था आपको। ठीक है, पढ़ना कैसे है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको रीड करना है, रटना नहीं है किसी भी चीज को, सिर्फ रीड करना है। रीड अगर आप कर लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। रेड में जो मैंने कीवर्ड्स दे रखे हैं वो आपको दिख जाएंगे, मतलब वो रेड में जो कीवर्ड है वो बोल्ड दिख जाएंगे आपको, बस उसको हाईलाइट कर लेना है खुद की बुक में, ताकि आपको देखो वही वही कीवर्ड मैंने रेड कर रखे हैं जो आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक था, ये टॉपिक बोलता था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना क्यों जरूरी है। इस टॉपिक की जो थीम थी वो ये थी कि अगर मैंने अपने बारे में सोचा, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचा, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मुझे नुकसान हो जाएगा बिजनेस में। क्यों जरूरी है, तो इसीलिए जरूरी है, पहला पॉइंट, कि पब्लिक रेगुलेशन मुझ पर लग जाएगी, मतलब गवर्नमेंट मुझ पर रूल्स वगैरह लगा देगी अगर मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाऊंगा, तो गवर्नमेंट का मुझे डर होगा, पहला। दूसरा, मेरे खिलाफ मेरे जो वर्कर्स हैं, मेरे जो मजदूर वगैरह हैं, वो मेरे खिलाफ स्ट्राइक वगैरह कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, सेकंड। थर्ड, कंज्यूमर जो है मेरे गुड्स नहीं खरीदेगा अगर मैं उनको केमिकल वाले और खराब क्वालिटी के गुड्स अगर प्रोड्यूस करके बेचूंगा, तो वो नहीं खरीदेगा, तो कस्टमर जो है वो, उसका मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए मुझे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जरूरी है। सोशल स्टैंडर्ड्स का मतलब यह है कि जैसे हमको सोसाइटी के हमारे ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन होती है। मैंने एग्जांपल क्या दिया था, कोरोना के टाइम पे अगर रतन टाटा ने डोनेशन दिया, तो अंबानी के ऊपर भी प्रेशर जाएगा कि हमको भी डोनेशन देना चाहिए, अदानी वगैरह ये लोग भी फिर डोनेशन देंगे। अगर एक अच्छा काम करेगा तो हमारे ऊपर भी प्रेशर जनरेट होता है, कि सोसाइटी के हमारे ऊपर भी एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे आप अभी, आपके नाम के आगे से जुड़ा है ना कि नाहटा एकेडमी में सीए की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके घर वाले बड़े शान से बोलते होंगे, जैसे कहीं भी जाते होंगे ना किसी कार्यक्रम में, कि मेरा बेटा नाहटा एकेडमी में सीए की तैयारी कर रहा है, मेरी बेटी इंदौर जाकर के सीए की तैयारी कर रही है नाहटा में, तो वो बड़े गर्व से बोलते हैं। फिर रिजल्ट के टाइम पे उनको मुंह छुपाना पड़ जाएगा। तो ये ना करना पड़ जाए, क्योंकि मैंने मेरे माँ बाप को वो झेलते देखा है। जब जैसे कोई आता है ना, कुछ बोल देता है कि अरे यार मत करवाओ इससे, तो नौकरी करवा लो, इससे सीए नहीं हो रहा है, तो फिर घर वाले आपके सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन वो पीठ पीछे फिर रोते हैं घर वाले, कि एक तो इसको इतनी मेहनत से, क्योंकि मुझे पता है कि आपके घर वालों ने, मम्मी ने कहीं डब्बे में पैसे जमा करके रखे होंगे, पापा ने कुछ एफडीज कर रखी होंगी, पापा को नई गाड़ी लेनी होगी जो उन्होंने नहीं ली और आपके जमा करके पैसे भर दिए एकेडमी में। तो ये सब किया है आप लोगों के लिए, वो आपको नहीं बताएंगे। आप तो बोलोगे ना पापा मुझे आईफोन चाहिए, तो बोलेंगे ठीक है बेटा चल मैं जुगाड़ करता हूँ, और कर्जा करके लाके दे देंगे वो आपको। लेकिन आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। जैसे मैंने मेरे माँ बाप को ना कभी परेशान नहीं किया, मैं खुद पे प्राउड हूँ इस चीज को लेके। से मैंने सीए में एडमिशन लिया ना, मुझे ये चीज अच्छे से पता थी कि मेरे पापा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
तो क्या था कि मैंने थोड़े बहुत, ये वो पर्सनल बात है लेकिन बता देता हूँ, शायद आपको मोटिवेशन मिले। तो उस टाइम पे मैंने एक ट्रस्ट से मदद ली थी, तो 20,000 रुपये वहां से आ गए थे, तो मेरा फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन हो गया था और फाउंडेशन की पहली किस्त भर दी थी। फिर ना मेरे पापा ने थोड़े बहुत पैसे भरे, मेरी दीदी ना ट्यूशन पढ़ाने का काम करती थी, तो फिर उसको कोई 5,000 रुपये कोई 4,000 ऐसे मिल जाते थे, तो उसने जोड़ जोड़ के मेरी फाउंडेशन की फीस भर दी। फिर इंटरमीडिएट में क्या हुआ कि एक कोचिंग क्लास थी जो बहुत कम में सीए करवा रही थी, कुछ बोथ ग्रुप 20,000 में करवा रहे थे वो। तो मैंने जैसे थे जुगाड़ तुगाड़ के मैंने एक फ्रेंड से उधार लेकर के इंटर की फीस भर दी थी। फिर एक ट्रस्ट से 18,000 का रजिस्ट्रेशन करवाया था इंटर, ये मेरी हालत थी, फाइनेंशियल कंडीशन। उसके बाद जैसे ही मेरी आर्टिकलशिप लगी, तो मुझे ना 2,500 रुपये महीना मिलता था, तो वो मैं जोड़ता था, पैसे खर्च नहीं करता था। तो जैसे एक एक साल के मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, तो उन पैसों को जोड़ करके मैं फाइनल की क्लासेस खरीदता था। कुछ बोलना है, मैम अनाउंस करना है? हाँ। पास कर रहा था, और उसके बाद फिर क्लास में टाइम, फिर इसने मस्ती करी तो मैंने बीच क्लास से उसको बाहर किया। जबकि इसके पापा, क्या हुआ था इसको तो पता ही है, इसके सामने ही अपन ने बात करी। सब डांटेंगे आज तुमको। तो मैं क्या बता रहा था कि उस टाइम पे फिर मैं इंटरमीडिएट में आया, तो इंटरमीडिएट पास कर लिया मैंने। उसके बाद जब आर्टिकलशिप चल रही थी तो मुझे ना 2,000 2,500 का स्टाइपेंड मिलता था। तो वहाँ ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में 2,000, फिर सेकंड ईयर में 2,500, फिर थर्ड ईयर में हमारे पास टाइम पे 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी। तो मैं पैसे बचाता था, जैसे मुझे एफआर का लेक्चर खरीदना है, तो अब एक लेक्चर आएगा 12,000 रुपए का, इतने पैसे तो है नहीं। तो मैं क्या करता था कि दो लोगों के साथ मिल करके लेता था। जैसे मान लो, क्योंकि 1.5 व्यू ही होता है और मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था उस टाइम पे, तो मेरे एक फ्रेंड के वहां जाता था सुबह 6 बजे उठ के, जो 9 बजे आपको दिक्कत आ रही है ना, सुबह 6 बजे 6 बजे पहुंचना रहता था, क्योंकि 6 बजे से लेक्चर देखेंगे फिर उसका लैपटॉप जो है वो बिजी हो जाता था।
उसको लॉग इन करना पड़ता था उसकी आर्टिकलशिप के लिए, तो मैं 6 से लेकर के 9 तक उसके साथ लेक्चर देखता था और नोट फोटोकॉपी करा लेता था। तो उससे क्या होता था कि 12,000 का एक लेक्चर अगर मैंने एक के साथ लिया है तो मुझे 6,000 का ही पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ऐसे करके आर्टिकलशिप की पैसे जुगाड़ तुगाड़ कर करके धीरे धीरे सीए फाइनल की क्लासेस खरीदी। फिर एक आध लेक्चर तो मैंने खरीदा भी नहीं था, लेकिन लॉ का ऑडिट का लेक्चर भी नहीं खरीदा था, मैंने खुद से ही पढ़ लिया था क्योंकि थ्योरी मेरी अच्छी थी। लेकिन मैंने घर वालों को भी इसके लिए ब्लेम नहीं किया कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, मैंने खुद ने उस मतलब उसके लिए वेज ढूंढे। फिर क्या हुआ कि 18,000, फिर क्या हुआ कि 22,000 रुपए का फाइनल का रजिस्ट्रेशन होता है। फिर मेरे पास पैसे नहीं, फिर मैंने दीदी से मांगे, तो उसने जो जुगाड़ तुगाड़, जब तक उसकी जॉब लग गई थी तो फिर उससे लिए, फिर उसने दिए। फिर जब मैं फाइनल में एक आध अटेम्प्ट फेल हुआ तो फिर उसके बाद फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट करी। तो फिर मैं मेंटोरशिप करता था, मुझे शुरू से पढ़ाने का था। तो मैं 7 रुपए पर कॉपी, मुझे ना मॉक टेस्ट जो चेक करते हैं ना, वो 7 रुपए एक कॉपी के मिलते थे आज से 1.5 साल पहले। मतलब मैं अभी अभी सक्सेसफुल हुआ हूँ देखा जाए तो। आज से 1.5 साल पहले मुझे एक कॉपी के 7 रुपए मिलते थे। तो मैं ऐसा था कि रात की 9 बजे से शुरू किया है कॉपी चेक करना, तो सुबह की 5 या सुबह की 6 बजे तक मैं कॉपियां चेक करता था, क्योंकि मेरे पास कुछ 600 700 700 रुपए इतनी सारी बंडल होते थे। और एक मॉक टेस्ट होता था, तो मॉक टेस्ट था 100 नंबर का एक मॉक टेस्ट। तो एक मॉक टेस्ट के मुझे मिलते थे 20 रुपए पर कॉपी। तो क्या था कि वो मॉक टेस्ट 7 दिन चलते थे, तो मैं क्या है उससे 15-20 हजार रुपए कमा लेता था। तो मैं ऐसा था कि एक हफ्ते में करीबन 2-2 घंटे सो करके काम चला रहा था, क्योंकि मुझे जॉब भी करनी थी, फाइनल का भी पढ़ना था और रात में कॉपी भी चेक करनी थी, तो जाकर के मैं सीए बनाऊं। इतना आसान नहीं होता ना। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप प्रिविलेज्ड कोई नहीं होता है। अब मैंने मेरे सीए को कैसे किया है, लोग बोलेंगे कि अरे यार करना पड़ता है ना। अब मैं यहाँ कंप्लेन कर देता कि मेरे पास तो फीस भरने के लिए नहीं है, मुझे तो मेरा घर भी चलाना है। अब ऐसी पर्सनल बात आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, अपनी ऐसे पर्सनल बात शेयर नहीं करनी चाहिए, इसीलिए कर ली क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल जाए कि जो आपके टीचर्स हैं वो भी कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए थे कि उनके माँ बाप ने उनको पहली फुर्सत में आईफोन दिला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। फीस भरने के लिए ही नहीं थी, आप सोच रहे हो। तो जब मैं सीए बना तो सोचो मेरे घर वालों के लिए कितनी बड़ी बात होगी कि इतने नीचे से उठ करके आ करके फाइनली आप सीए बने हैं, कुछ अच्छा हो रहा है जिंदगी में। अब जा करके लोगों को मेरा पॉजिटिव दिखता है कि अब तो आप पैसे छाप रहे होंगे, तो उसका पहले कौन देखेगा जो इतने पीछे से आ रहा हूं मैं। तो ये चीजें मैं इसीलिए बता रहा था क्योंकि आपको थोड़ा सा सिंसियर होने की जरूरत है। जैसे मेरी अपने स्ट्रगल है, आप किसी और से सुनोगे उनके अलग स्ट्रगल होंगे कि कुछ है ही नहीं। मतलब आप सोचो ना, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे सीए करने के लिए, तो मुझे तो क्विट कर देना चाहिए था। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा, थोड़ा सा अगर और स्ट्रगल कर लेंगे तो अपने को वो मिल जाएगा जो चाहिए। तो जब मैं आपको ऐसी हरकतें करते देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि आप चाहो तो पता नहीं क्या कर सकते हो भाई, आपको तो ऐसी कुछ दिक्कतें भी नहीं है। घर वालों ने इतना सारा पैसा बर्बाद करके यहाँ पे भेजा हुआ है, तो फिर उसका यूटिलाइजेशन करो ना। समझ रहे हो। तो ये मैं पढ़ा रहा था। और बाकी सोशल स्टैंडर्ड्स, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। तो यहाँ पर ये कि आजकल बिजनेस की एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब कि कैसे बिजनेस करना है, हमको बिजनेस करते टाइम कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि आजकल सबको पता है कि अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे तो मार्केट से आउट हो जाएंगे, तो फिर हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। एंड में अपन ने सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट की बात कही थी, हमने क्या बोला था कि बिजनेस और सोसाइटी आपस में इंटरडिपेंडेंट है। कैसे इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर हम सोसाइटी को क्वालिटी प्रोडक्ट कम दाम में, अच्छे दामों में, या फिर अच्छे क्वालिटी का सामान उनको नहीं देंगे, तो सोसाइटी क्या करेगी, हमको छोड़ करके किसी और से खरीदने लग जाएगी। और अगर बिजनेस अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो सोसाइटी कहां से खरीदेगी। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मतलब कि सोसाइटी को भी बिजनेस का ख्याल रखना चाहिए, मतलब अननेसेसरी बिजनेसमैन को परेशान नहीं करना चाहिए, और बिजनेसमैन को भी सोसाइटी का ख्याल रखना चाहिए। और फिर इसका सेकंड एग्जांपल मैंने क्या दिया था कि अगर आप किसी विलेज में चले गए, किसी गांव में चले गए जहां पर लोगों की इनकम ही नहीं है, लोग 10-10 रुपए का सामान खरीदने में ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वहां आप एक महंगे से कोई शूज वगैरह बेचोगे ब्रांडेड, तो वो लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो आपको सोसाइटी के हिसाब से अपने बिजनेस को लगाना चाहिए। मतलब आप गांव में रीबॉक का शोरूम खोल के क्या करोगे, वहां पर तो आपको सस्ती चीजें बेचनी, चप्पल की दुकानें खोलो वहां पे, वो मतलब है। और एंड में ये वाला पॉइंट मैं आज समझाने वाला हूँ, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजेरियल क्लास। इसका क्या मतलब है, विद द राइज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एजुकेशन अ न्यू क्लास ऑफ ट्रेन्ड मैनेजर्स हैव इमर्ज्ड। क्या होता है बताता हूँ मैं।
These managers view business as a social institution, not just a profit machine. अब ये क्या मतलब है इसको पहले बता ही देता हूँ. आप लोगों ने आईआईएम का नाम सुना है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. तो वैसे ही आजकल मैनेजमेंट की या बिजनेस बिजनेस करने की जो एजुकेशन है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. जैसे आईआईएम में एक एमबीए होता है, ये भी बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन होता है. एक कैट एग्जाम होती है, कॉमन एडमिशन टेस्ट. अगर उस कैट को आप दे देते हो तो आप आईआईएम में एडमिशन ले लेते हो. यहाँ पर तो भाई बहुत ही ज्यादा लाइक लाखों के पैकेज लग जाते हैं. प्लस यहाँ पर आपको बिजनेस प्रैक्टिकली सिखाया जाता है. फिर आपने कुछ बिजनेस स्कूल का नाम सुना होगा, बिजनेस स्कूल जहाँ पर आपको बिजनेस सिखाया जाता है. ठीक है, प्रैक्टिकल बिजनेस स्कूल्स वगैरह होते हैं जो आपको बिजनेस की एजुकेशन देते हैं. तो ये सारे जो बिजनेस है, ये ज्यादा बिजनेस की एजुकेशन बढ़ रही है ना आईआईएम के थ्रू या फिर ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू. तो ये लोग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं. ये मानते हैं कि कस्टमर हमारा भगवान है. कस्टमर क्या है, हमारा भगवान है. अगर कस्टमर को हमने खुश कर दिया तो हमारा बिजनेस वैसे ही ग्रो हो जाएगा. तो ये सारी चीजों को रटने की जरूरत नहीं है. इस पूरे पॉइंट का क्रक्स क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं करोगे तो मार्केट से आउट हो जाओगे. आपको मन से पॉइंट बनाने हैं कि बिजनेस एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कस्टमर एजुकेट हो गया है, इम्प्लॉय को उनके अधिकारों के बारे में पता है. इसके अलावा सोसाइटी हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है कि आपको भला करना ही पड़ेगा. ये सारी बातें आपको मन से लिख करके आनी है एग्जाम में. यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है क्या? कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ बता दो, मैं आगे वाला पॉइंट बता रहा हूँ आपको इसके बाद. अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने टाइप की होती है, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी तो है, लेकिन हम इससे ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं सिर्फ गरीबों की मदद करना ही थोड़ी होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब सिर्फ गरीबों को फ्री में खाना बंटवा देना या किताबें बंटवा देना या कपड़े बंटवा देना थोड़ी होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपके कस्टमर का ख्याल रखना भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इन्वायरमेंट का ख्याल रखना भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. करप्शन ना करना, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम दाम में प्रोवाइड करना भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लोगों के साथ भेदभाव ना करना भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे होता है ना कि किसी होटल में कोई सूट बूट पहन करके लोग आए तो उसको तो वेलकम कर लिया, कोई साधारण कपड़ों में आया तो उसको भगा दिया. इसका आपको ना एक एग्जाम्पल याद होगा, कभी ना कभी सुना होगा. एक उसका नाम क्या है, रोल्स रॉयस ही बोलते हैं ना उस गाड़ी को. हाँ, रोल्स रॉयस नाम की वो गाड़ी है. तो वो ना हर किसी को नहीं बेचते. मतलब ना वो मल्लिका शेरावत है ना, वो चली गई एक बार रोल्स रॉयस खरीदने के लिए, तो उसको बोल दिया कि नहीं बहन जी आप नहीं खरीद सकते. तो वो बोलती कि मेरे पास तो पैसा है. तो बोलते नहीं नहीं, ये पैसे से नहीं बेचते हम गाड़ी, हम उन्हीं को बेचेंगे जिनका थोड़ा अपना एक मार्केट में इमेज होती है. अब आपकी इमेज मार्केट में अच्छी नहीं है तो आपको नहीं भेजेंगे. तो ऐसा किया उन्होंने. तो मल्लिका शेरावत तो मान गई. लेकिन ना एक बार एक कोई जयपुर के महाराज वगैरह कोई थे, है ना, सुनिए ना. तो वो ना रोल्स रॉयस खरीदने के लिए आए. तो वो साधारण कपड़ों में आ गए थे तो उनको मना कर दिया, भगा दिया कि आपको नहीं देंगे. वो महाराज जो है उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ आदमियों को भेजा और उनके शोरूम की सारी रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीद ली और उनको अपने जयपुर लेकर के चले गए और फिर कचरा उठाने के लिए उन रोल्स रॉयस गाड़ी को यूज किया. तो फिर उन लोगों को पता चला कि यार हमारी गाड़ी की तो बेइज्जती हो रही है. तो फिर वो गए, फिर वो महाराज के पैर वगैरह पड़े और फिर जाकर के उनसे माफी मांगी. तो इसका क्या मतलब है कि आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए. इसका क्या मतलब है कि आप भेदभाव मत करो. ऐसा नहीं कि आप नीची जाति वाले लोगों को तो सामान नहीं दे रहे हो और ऊंची जाति वालों को आप जो है आप सस्ते में दे रहे हो. मतलब ऐसी हरकतें मत करो. आप किसी के हैसियत या किसी की जाति के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन ना करो. तो ये सारी चीजें भी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बोल रहा था. तो ये वही बोलना चाह रहा है. देखो यहाँ क्या लिखा है, बिजनेस ऑपरेट्स विद इन अ सोसाइटी. हमारा बिजनेस समाज के अंदर ही तो है. ऐसे अपने माँ बाप को बोलते सुना होगा ना कि बेटा समाज में रहना है तो समाज से अपन ज्यादा दुश्मनी नहीं मोल ले सकते, हम समाज का ही हिस्सा है. तो वैसे ही बिजनेस क्या है, समाज का हिस्सा है. एंड देयरफॉर इट हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट जस्ट टुवर्ड्स इट्स ओनर्स. सिर्फ मालिकों के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सोसाइटी के टुवर्ड्स भी है. तो सर ये तो पहले भी समझा दिया. तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ कहानी बनाते आना चाहिए. बिजनेस स्टडीज में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं ना तो वो भर भर के कहानी बनाते आना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन actually developing a good relation with the customer and also providing quality product to its customer at a minimum price, and also helping poor and helping the society to actually eradicate the hunger and the poverty. ऐसे 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 करके बढ़ाते चले जाओ.
अब और लाइन से बढ़ा दो कि रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ कहानियां बनाते आनी चाहिए। अगर आप इन कीवर्ड्स का यूज नहीं भी करोगे, सिर्फ आपको वो कॉन्सेप्ट पता हो और आप उसको बोल सको, इतने में आपका काम हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो आपको लिखना आना चाहिए। आपको क्या करना है, जब भी आपको घर पे टाइम मिले, अभी तो टाइम मिल नहीं रहा होगा, जब भी आपको आधे घंटे का भी बिजनेस स्टडीज पढ़ने का टाइम मिले ना, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो भी मैंने आज पढ़ाया ना उसको एक बार रीड किया, बुक बंद करके खुद के मन से लिखने की कोशिश करी। खुद के मन से रैंडम खुद से मन से लिखने की कोशिश करी, और वो टॉपिक आकर के मुझे चेक करा दिया। इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं होगा। सिर्फ बिजनेस स्टडी इंप्रूव नहीं होगा, पूरा सीए में जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट है सब इंप्रूव हो जाएंगे। करना क्या है, जो मैंने आज पढ़ाया, 1.5 से 2 से 3 पेज जो भी मैंने पढ़ा है, वो 2-3 पेज जो है वो घर पे एक बार रीड करा, बुक बंद करी और अपने मन से लिखना शुरू कर दिया। अगर अपने मन से नहीं लिखते आ रहा है तो देख करके लिखो, देखा हुआ बोल बोल करके लिखना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, आपकी वो लैंग्वेज डेवलप होगी, आपका जो हाथ, बॉडी और आपका जो माइंड है, वो तीनों जो सिंक हो जाएंगे, और आप जब लिखना शुरू करोगे तो थोड़े टाइम में आप बिना देखे अच्छा लिख पाओगे। और वो रोज रोज आकर के मुझसे चेक करा लिया। इतना भी अगर काम कर लोगे तो आपका बिजनेस लॉ, ऑडिट, ये सारी चीजें आगे की सॉर्ट हो जाएगी। फिर आपको थ्योरी लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज जरूर मान लेना अगर आप मान पाओ तो। अब देखो, इसमें पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी प्रॉफिट अर्न करने की, और मुझे क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके सेल करना है। सबसे पहला तो वो क्या बोल रहे हैं, अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, उसके बाद पड़ोसी की सहायता करो। पहले खुद की मदद तो कर लो। ऐसा व्यक्ति जो खुद की मदद नहीं कर पा रहा है वो देश को बदलने चला है, कैसे बदलेगा भाई? इसीलिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि तुम प्रॉफिट अर्न करो। ऐसा क्यों बोला गया है? आप सोचो, प्रॉफिट अर्न करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों हुई? क्योंकि भाई जब आप प्रॉफिट अर्न करोगे मतलब आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। जब आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा तो आप अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिलीवर कर पाओगे। जब ये कर पाओगे तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। जब देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा, गरीबी दूर हो जाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। क्या समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपने प्रॉफिट कमाया, समझो, अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो आपका बिजनेस जो है वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। जब बिजनेस डेवलप हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो हमारे इकोनॉमी को डेवलप कराएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, वहां से फॉरेन करेंसी आएगी। ऐसे करते करते क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ना, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो पॉवर्टी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है, लोगों की परचेजिंग पावर बनेगी, लोग ज्यादा खरीद पाएंगे, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस भी ग्रो हो जाएगा और हमारा इंडिया भी ग्रो हो जाएगा। क्या ये साइकिल समझ में आई क्या? इसीलिए प्रॉफिट कमाना सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर्पस क्या है, आप सरवाइव कर पाओ। सरवाइव मतलब कि आप जिंदा रह सको बिजनेस में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतना कम प्रॉफिट कमा रहे हो, लोगों के चक्कर में, लोगों को फ्री में बांटने के चक्कर में खुद ही बिजनेस से आउट हो गए। तो ये चीज नहीं करनी है, आपको सरवाइव करना है। सरवाइव के साथ साथ आपको ग्रो भी करना है, मतलब एक दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से 10 दुकान, ये भी करना है। और एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब अपने बिजनेस को आगे भी बढ़ाना है। तो ये 3 कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। मैंने बहुत होशियारी से उतना ही रेड किया है जितना आपको एग्जाम में याद करना हो। ठीक है, इसीलिए वो बुक बनाने में मदद देर भी लगी थी। अब देखो, सिर्फ 3 ही चीजों में रेड किया है मैंने, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। सिर्फ इतना लिख करके आओगे आपका काम हो जाएगा। क्यों प्रॉफिट अर्न करना है, ताकि आप सर्वाइव कर पाओ, ग्रो कर पाओ, एक्सपांशन कर पाओ। घर में कैसे याद करना है, घर में बिजनेस स्टडीज की बुक खुली हुई है, आपको ऐसे याद रखना है। भाई देख, पहली सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बिजनेस की क्या होती है, मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ घर में, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट अर्न करना पड़ता है। प्रॉफिट अर्न करूंगा तो क्या होगा, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, मैं ग्रो कर पाऊंगा, मेरे बिजनेस को एक्सपेंड कर पाऊंगा। ऐसे में याद करता था अपने पढ़ने टाइम पे। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे याद करते हैं। हिंदी में याद करो, कीवर्ड्स को इंग्लिश में बोलो। मुझे प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, उससे क्या होगा, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, ग्रो कर पाऊंगा, एक्सपांड कर पाऊंगा। ये 2-3-4 बार आप खुद बोलोगे, आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, ऐसे याद करते हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट है, विदाउट प्रॉफिट बिजनेस जो है अदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर सकता। इसका सिंपल सा मतलब है, भूखे पेट भजन नहीं होता है। जब आप खुद का ही पेट नहीं भर पा रहे हो तो दूसरों की सहायता कैसे कर लोगे? ये तो वही बात हो गई ना, कि खुद जो है आपके शरीर में कुछ कमजोरी लग रही है तो आप दूसरों को कैसे मदद कर लोगे, लड़ क्या लोगे? दूसरों के लड़ने के लिए खुद को तो थोड़ा जिम विम जाना पड़ेगा ना, वो वाली बात है। आई ना? उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है कि टेक्सटाइल कंपनी जो है वो क्वालिटी क्लॉथ प्रोवाइड करेगी, उससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा तो यही तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर?
पक्का? सेकंड वाला पॉइंट देखो, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप पढ़ के बताओ तो। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत सिंपल है, कोई भी हाथ ऊपर करके बताओ। इस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई समझदार बच्चा एक पेज का निबंध लिख सकता है। बता साथ। हम्म। हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड साथ, तू बहुत अच्छा पढ़ रहा है, ऐसे ही पढ़ते रहना, तू बहुत सही पढ़ रहा है। और कोई? फटाफट बता। देखिए हीत भी बहुत अच्छा पढ़ रहा है, जो अच्छा पढ़ रहा है मैं उसकी तारीफ करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। इसने भी बहुत इंप्रूव करा है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ फटाफट। हैं? कहाँ पे? लॉ अबाइडिंग सीजन। अब अबाइड का मतलब होता है फॉलो करना, अबाइड का मतलब होता है पालन करना। और सिटीजन मतलब ऐसे सिटीजन जो लॉ को फॉलो करते हैं, लॉ की बात मानते हैं, उसको अबाइड बोलते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। वेरी गुड युवराज, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, तूने भी सही बोला। मतलब आपको आ रहा है समझ में। मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है। हमारी दूसरी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लॉ को फॉलो करना। भाई एक बात बताओ, ट्रैफिक रूल्स क्यों बनाए गए? ट्रैफिक रूल्स और चालान का रूल क्यों बनाया गया? ताकि एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए बनाया ना। अब आप जो है वो जानबूझ करके जो है वो एक्सीडेंट कर रहे हो, क्योंकि आपने क्या किया, रेड लाइट थी, आपको रुकना था और आप चल दिए, तो आपको कोई ठोक के चला गया, तो उसको भी उसका भी एक्सीडेंट हुआ, आपका भी हुआ। तो ये क्यों रूल बनाए गए हैं? ताकि हमारे देश में चीजें जो है व्यवस्थित तरीके से चल सके। अब हमने जो लॉ बनाए हैं, जैसे हमने किसी पर्टिकुलर केमिकल को बैन कर दिया था, और आप वो केमिकल फिर भी यूज करे जा रहे हो इलीगल तरीके से, तो आप तो गलत कर रहे हो ना, आप एक देश का क्या कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। तो इसीलिए आपको लॉ का फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि कंपनीज एक्ट में अगर कुछ बातें बता रखी है, तो कंपनीज एक्ट के रूल्स को फॉलो करो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स को फॉलो करो। अगर कुछ ये आपका हिंदू लॉ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई रूल है, तो वो फॉलो करो। आपको सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप देश को अच्छे से मदद कर पाओ। तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? पहली थी प्रॉफिट कमाना, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लॉ को फॉलो करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हमारा जो बिजनेस है वो लॉ के विद इन ऑपरेट करता है, रेगुलेशंस के विद इन ऑपरेट करता है। तो हमारे लिए जो लॉ बनाया हुआ है, ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम उन लॉ को फॉलो करें। तो हमको कैसा बनना है? अच्छा बच्चा बनना है। अच्छा बच्चा मतलब लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मतलब ऐसा नागरिक देश का जो सारे लॉ को फॉलो करता हो, लॉ की बात मानता हो। क्यों इंपॉर्टेंट है? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। अब भाई किसी का मर्डर करना गलत है, आप सीधे जेल में जाओगे। अब मान लो किसी ने मर्डर कर दिया और उसको कोई जेल में ही नहीं भेज रहा है, तो भाई ऐसे तो फिर हर कोई क्या करेगा, एक दूसरे को मारता ही फिरेगा। तो इसीलिए लॉ को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये वाला आ गया। इसका एग्जांपल क्या है? जीएसटी इनकम टैक्स जो है, तो प्रॉपरली उसको पे करो ना। आप जीएसटी इनकम टैक्स पे ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में फिर आप देश को जो है वो टैक्स ही नहीं भर रहे हो, तो देश डेवलप कैसे होगा? तो आपको टाइम पे टैक्स पे करना चाहिए। दूसरा, चाइल्ड लेबर। जैसे 13 साल से नीचे के बच्चे को आप किसी भी तरीके से काम नहीं करवा सकते, और 13 से 18 साल के बच्चे से भी आप जो है उसकी पढ़ाई के टाइम पे काम नहीं करवा सकते। मतलब 13 से 18 साल का बच्चा पार्ट टाइम जॉब जरूर कर सकता है कहीं पे, लेकिन फुल टाइम नहीं कर सकता। और 13 साल से नीचे का बच्चा तो कभी भी काम नहीं कर सकता। तो अगर आपने किसी छोटू को रख रखा है जो 12-13 साल का है, तो आप जेल में जाओगे। ठीक है, ये मतलब है। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड जानबूझ के लिखे हुए हैं, देखो, लॉ बाइडिंग, तो ये याद रख लोगे सीधे तो भी काम हो जाएगा। ये सारे नीचे कीवर्ड्स मैंने लिख रखे हैं। थर्ड वाला एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कौन बताना चाहेगा? फटाफट बताओ। किसी और से पूछता हूँ यार, इनमें से कोई बताओ एथिकल, वो तो बता देगा। एथिकल, रमीश, नकली साइन आती तो कोई एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता फटाफट। मॉरल प्रिंसिपल मतलब कि इंसानियत के नाते, इंसानियत के नाते भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं ना। किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी को अब्यूज नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको मॉरल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ये क्या नाम है? चेतन ही नाम है ना इसका। इसका नाम क्या है? पार्थ। पार्थ बता दो फटाफट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल का मतलब होता है संस्कार। बता फटाफट। बहुत बढ़िया, ह्यूमैनिटी के हिसाब से सही है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई कस्टमर आया और मैं उससे बदतमीजी से बात कर रहा हूं,
तो ये भी तो गलत है ना, ये एथिकली गलत है कि आप अब मान लो कि आपके पास ना लाइन लगी हुई है ना, और कोई मान लो अमीर दिखा आपको तो आपने बोला अरे भाई साहब आप आगे आ जाओ, तो ये तो गलत है ना। अगर वो लाइन में लगा है तो उसको जो पहले आया उसको पहले आपको ट्रीट करना है। तो अगर आप ऐसे एथिकली गलत काम करोगे कि आप जो है अपने जान पहचान वाले को पहले जो है वो लाइन में खड़ा कर रहे हो, या फिर आप उनसे ढंग से बात नहीं कर रहे हो कस्टमर से, कस्टमर को आपने बोल दिया कि अरे भाई साहब आप एक हफ्ते में बदल के लेके चले जाना, रिटर्न पॉलिसी है हमारे पास, और जब वो आएगा तो आप उसको बोल रहे हो काई की रिटर्न पॉलिसी। तो ये आप घपलेबाजी नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि मॉरल प्रिंसिपल मतलब इंसानियत, इंसानियत के प्रिंसिपल्स। एंड फेयर प्रैक्टिसेस, आपको ना फेयर प्रैक्टिसेस मतलब कि लोगों का बुरा नहीं करना है। जैसे पहले आपने क्या बोला कि 3 दिन के बाद आ जाना, हम आपको 10,000 में दे देंगे, वो बेचारा 3 दिन में पैसे जोड़ के आया, बोले नहीं आप 15,000 लगेंगे, तो ऐसी बात गलत है ना। जो आपने बोला था आपको अपनी बात का पक्का होना पड़ेगा, फेयर प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। ऐसा मत करना कि उसको दिखाया कोई और माल, मतलब आपने दिखाया अच्छे कपड़े का माल, जैसे होता है ना कि आपने सैंपल दिखाया, तो सैंपल में तो बढ़िया दिखाया, और उसको मान लो 1,000 कपड़े और चाहिए थे, तो बाकी के जो कपड़े थे वो आपने गलत क्वालिटी के दे दिए। तो आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी है, ऐसे काम नहीं करने हैं जो आपको लॉ तो सजा नहीं देगा, लेकिन इंसानियत के नाते आपको वो चीजें नहीं करनी है, ताकि ट्रस्ट बढ़ सके, रिस्पेक्ट बढ़ सके। तो 2 कीवर्ड अपने को याद रखने हैं। अगर हमें कस्टमर का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जीतना है तो फिर ऐसे केस में अपने को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। कहानी कैसे बनाते हैं, मुझे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में शॉर्ट नोट आया, मैंने कोई एग्जाम मतलब मैंने कुछ पढ़ नहीं रखा, मैं वो खुद से अगर सेंटेंस बनाना मैं कैसे बताऊंगा। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली build a trust and build a trust and a faith of a customer towards the business, and it ensure the long term survival of the business। सही बोला। फिर मैं क्या बोलूंगा कि if business wants to ensure long term survival and it actually build a good public image, it also like follow the ethics and follow the fair practices of the business, so that customer can get easily can easily trust and can easily have faith on such supplier and build a long term connection with that supplier। ऐसे ऐसे करके बढ़ाते चले जाओ। इसमें मैंने कुछ रटने वाली लैंग्वेज थोड़ी लिखी है, बस आपको कहानी बनाते आनी चाहिए। लॉन्ग टर्म कनेक्शन, फेथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयर प्रैक्टिसेस, बस 2-4 कीवर्ड लिखो और बस उसको ज्ञान बांटते चले जाओ, बस इतना सा करना है बिजनेस स्टडीज में। उसका एग्जाम्पल क्या है कि एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग मत दो। जैसे कि आप बेच तो शराब रहे हो लेकिन मिनरल वाटर के नाम से बेच रहे हो, तो गलत कर रहे हो। ठीक है, केसर के नाम पे गुटखा बेच रहे हो, तो ये सारे मिसलीडिंग एड है, ये बंद करो। अब ऐसे एक बात बताओ, अजय देवगन को कोई पुलिस तो पकड़ लेगी नहीं, लेकिन लोग तो उसको बदनाम करते हैं ना। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भले लॉ ने आपको नहीं रोका है, लॉ ने कोई नहीं रोका है पान मसाला का ऐड करने से, आप कर सकते हो, लेकिन एथिकली तो मत करो। आप इतने बड़े, आपने भगत सिंह का रोल किया हुआ, इतना बढ़िया एक्टर है और ऐसे जुबा केसरी बोलता रहता है, अच्छा लगता है क्या? तो ये नहीं करना चाहिए। अब जैसे वो क्रिकेटर्स हैं, इतने बढ़िया बढ़िया महान महान क्रिकेटर, सुनील गावस्कर दो कमला पसंद का ऐड कर रहा है। अरे भाई तू इतना बड़ा, तेरे को लोग आइडलाइज करते हैं और तू ऐसे ऐड करेगा तो गलत है ना। मतलब ठीक है, पैसे के लिए लोग सब कुछ करते हैं। उसके बाद डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है वॉल्यूंटरी, तो डिस्क्रिशनरी पे एरो लगा करके आप बोलोगे वॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी मतलब खुद की इच्छा से, डिस्क्रिशनरी मतलब वॉल्यूंटरी होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई करने के लिए नहीं बोलता है, ये आपके मन से आती है कि आपको लोगों की मदद करना है, लोगों के लिए अच्छा करना है, तो डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है वॉल्यूंटरी। और फिलोंथ्रोपिक का मतलब होता है गरीबों की मदद करने वाला, या फिलोंथ्रोपिक को आप ऐसा बोल सकते हो कि पर्सन पर्सन हु हैबिचुअली, ऐसे लिख लो आपको समझ में आपको बाद में याद आएगा। हैबिचुअली हैबिचुअली हेल्प्स हेल्प्स द पुअर पीपल। हाँ ऐसा सही है। अ पर्सन हु हैबिचुअली हेल्प्स द पुअर पीपल, मतलब जो भी गरीब लोग होते हैं उनकी पैसे से मदद करने वाले को अपन क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिक बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट ऐसे करके। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई? क्या यहाँ पर क्या लिखा है कि ये प्योर वॉलंटरी है। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से करना है तो करो, ठीक है। ये सोसाइटी को हेल्प करने के लिए बनाया गया है, विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। देखो एक है ना बहुत अच्छी चीज है कि ना कभी भी अपन ना किसी के लिए कुछ भलाई करते हैं ना, तो अपने को ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारी
हमको मतलब थैंक यू बोलेगा, कि अगर हमें उसकी मदद लगेगी तो वो भी करेगा। लेकिन 90% केसेस में सामने वाला हमारी मदद नहीं करता, ना ही वो हमें कभी जताता है कि तूने हमारी मदद करी थी। फिर हमको बुरा लगता है कि मैंने तो इसके लिए इतना करा, ये तो मेरे को थैंक यू भी नहीं बोल रहा है। तो वो क्या बोलेगा, मैंने बोला था क्या करने के लिए। तो इसीलिए जब भी आप किसी की मदद करो तो इन रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, आप चल रहे हो, एक बच्चा साइकिल से गिर गया, आपने उसको ऐसे उठाया, उसके कपड़े ठीक किया, उसका साइकिल का हैंडल ऐसे करो जाने दिया। अब एक बात बताओ, आपने उसकी एक मदद करी, क्या आपको कभी भी ऐसा ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन होगी क्या कि ये बच्चा मुझे बाद में मदद करेगा? नहीं होता है ना। तो बस जब आप ऐसी मदद करने को तैयार हो ना, तो ही मदद किया करो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे बोलते पाए जाते हैं, मैंने तो इस दुनिया के लिए इतना किया लेकिन दुनिया तो इतनी जालिम है। तो हम बोलते हैं क्यों किया भाई, तुझे ही तो कीड़ा काटा था ना, मत करता। सही बात है, मतलब ये बहुत सही। अगर आपको दुनिया में किसी की मदद करनी है तो कर दो, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखना। आपको किसी दोस्त की मदद करनी है, लोग क्या है, फेवर लेकर के भूल जाते हैं। अगर आपने किसी की बहुत ज्यादा भी मदद कर दी ना, और ये मैं अभी क्यों बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप ऐसी चीज करोगे। कई लोग जो है वो अपने अटेम्प्ट छोड़ देते हैं किसी और को पढ़ाने के चक्कर में। इतने फालतू लोग होते हैं, फिर मेरे पास आते हैं, भैया मैं क्या करूं, मेरा अटेम्प्ट छूट गया, और वो तो किसी और के साथ है। तो ऐसी हरकतें होती है, इसीलिए किसी की भी, वो बोलते हैं ना कि पहले खुद की मदद करो, सेल्फिश बनना पड़ता है। फालतू अगर किसी की मदद कर दोगे और बाद में वो भूल जाएंगे तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मदद हमेशा कैसी होनी चाहिए, वॉल्यूंटरी होनी चाहिए। और क्या है ना, वो कर्मा इज बैक होता है ना। जैसे मेरे साथ कई बार हुआ, जैसे आप कभी ऐसे सोचना कि आपने मान लो किसी की मदद करी, किसी को सड़क पार करवा दी या किसी को लिफ्ट दे दी। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मैं जनरली करता था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं ऑलमोस्ट, मैं एक्टिवा से जा रहा था, तो है ना, एक छोटा सा ऐसा रास्ता था। तो मैं मेरा एक फ्रेंड था, तो मेरे फ्रेंड ने आराम से गाड़ी निकाल ली। अब उसके पास बाइक थी, मेरे पास एक्टिवा थी। तो हुआ क्या कि मेरा जो टायर है वो थोड़ा सा मुड़ गया, और इतना बड़ा गड्ढा था। तो अगर थोड़ा सा भी मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता तो मैं गिर जाता, मेरे हाथ पैर टूट जाते हैं। तो एक, सच में मेरे साथ हुआ है, एक कोई आदमी आया भागते भागते, अरे भैया ऐसे 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 नहीं करते, मेरी गाड़ी उसने ऐसे रखवाई, बोला आप हटो मैं आपकी गाड़ी निकालता हूँ। वो बैठा, उसने गाड़ी निकाली, मैंने बैठा, और मैंने बोला थैंक यू भैया, इतने भागते भागते वापस चला गया। तो मैंने बोला यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मतलब। और मैंने देखा कि जरा सा भी, क्योंकि मैं गलत गाड़ी मोड़ रहा था, अगर मैं जरा सा और आगे लगाता मेरी गाड़ी को तो मैं गिर जाता, तो मुझे बहुत ज्यादा लगती, क्योंकि बहुत ज्यादा गहरा खड्डा था। लेकिन मैंने लोगों की मदद कर रखी थी, तो एक आया व्यक्ति आ करके मेरी मदद करके चला गया। ऐसा कई बार होता है। जैसे हमारे एक सर ने भी कहानी सुनाई थी कि उनके पास ना, उनकी मम्मी को वो कहीं स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, और उनकी जनरली ऐसी आदत थी कि वो गरीबों की मदद कर, गरीबों के से गरीब क्या मतलब, किसी भी जरूरतमंद की मदद कर देते थे। तो एकदम से क्या हुआ कि उस टाइम पे वो अपनी मम्मी को नहीं छोड़ने जा पाए, तो उनकी मम्मी अकेली दो दो बैग लेकर के जा रही थी। तो रेंडमली, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी आने वाली है, एकदम से प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे गाड़ी आने लग गई। कोई आया रैंडम व्यक्ति, अरे माँ जी आपका तो प्लेटफॉर्म उधर है, उसने उठाया और चलो मेरे साथ पीछे पीछे चलो, वो उनकी सीट कंफर्म करी, बिठाया, और बिना थैंक यू चला गया। उसके में थैंक यू बोल रही थी, इतने में चला भी गया। तो मतलब ऐसा होता है कि भगवान भेजते हैं, उसको बोलते हैं कर्मा रिटर्न्स। अब आप लोग कुछ मानते होंगे, कुछ नहीं मानते होंगे, लेकिन अच्छाई के साथ एट द एंड अच्छा ही होता है, मैं ये बोल रहा हूँ। जैसे आपका कोई फायदा उठा रहा है ना, तो कोई बात नहीं, उसको उसके किए की सजा मिलेगी। आपको क्या कर रहा है, बस। इसका अच्छाई का मतलब ये भी नहीं कि आप कटवाते रहो अपना, ये नहीं बोल रहा हूँ। अच्छाई मतलब कि लोगों की रैंडमली मदद आप करते रहो, अगर आप कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लौट करके आपके पास आता है। ठीक है, तो ये करना चाहिए। ठीक है, बाकी तो आज का ज्ञान हुआ, इतना सुन लो बेटा। मेरी बात सुनो, आज जो मैडम ने बोला ना, उसके बारे में सोचना अच्छा नहीं लगता, अपने टीचर अपने को ऐसा बोले। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल हम आए और वापस से आप भूल भाल करके वापस अपनी वाली पे आ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। अगर क्लास हो रही है तो टाइम पे अटेंड कर लो। तनिष्क बेटा, अब मत करना, ठीक है, पापा तेरे को मारते मारते लेके जाएंगे, फिर हमेशा से नाटा से पत्ता कट जाएगा तेरा। ठीक है, और बाकी जो मैंने बताया होमवर्क मैं आज दूंगा नहीं, क्योंकि आपको वैसे ही बर्डन है। पहले और कल आपका टेस्ट भी है, इसीलिए दे रहा हूँ, कल आपका टेस्ट है 5th चैप्टर का। अरे फिर अब तो क्या 5th चैप्टर का टेस्ट है, बोल तो दिया था। यार देख मेरी बात सुन, मैंने कल क्वेश्चन भेज दिए थे, मैंने मैंने मंगलवार का बोला था टेस्ट का। अब थर्सडे को तो दे दो कम से कम टेस्ट, कल तो दे दो। कल टेस्ट है यार आपका, कल 5th चैप्टर का टेस्ट है। परसों नहीं हो पाएगा, कल जम रहा है यार, फिर वो फिर टाइम की दिक्कत आ जाएगी।
परसों लेना है क्या? मैं परसों आपका टेस्ट ले रहा हूँ 5th चैप्टर का, ठीक है? आप तो चुप रहे। सैटरडे। 1 मिनट रुक जाओ। परसों टेस्ट है, परसों टेस्ट, ठीक है।